Okay, so we are in day number 5 and I had promised 5 days, but it will extend. And I apologize, मैंने जो बोला था कि रिकॉर्डिंग करके मैं भेजूंगी आपको, वो हो नहीं पाया। तो वो भी हम कवर करेंगे आज के क्लास में, जो मैं रिकॉर्डिंग की बात कर रही थी, कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। देन द अदर थिंग, आज हम जितने भी ट्रेट हमें देखना है, ट्रेट मेथड में वी आर एंटरिंग टुडे। बिफोर दैट, उसके पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो भी बच गया है, जो मैं रिकॉर्ड करके भेजने वाली थी। तो वी विल स्पीड अप टुडे। रिपोर्ट बनाना आपको आ गया है। रिपोर्ट आज जो हम करेंगे उसके बेसिस पे आप उसको भी रिपोर्ट में ऐड करेंगे। देन वीकेंड में मैं आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए किसी और का रिपोर्ट दूंगी ग्रुप में, और बेस्ड ऑन ऑल दिस चेकलिस्ट, मार्जिन, पेज कॉन्सेप्ट, आप आप सबके सब एक ही सैंपल पे काम करेंगे। फिर हम उसको डिस्कस करेंगे ऑन मंडे। ठीक है। तो आपको भी पता चलेगा आपकी लर्निंग कहाँ तक हुई है, आप कितना डिकोड कर पा रहे हैं, कितना एनालाइज ठीक से आप कर पा रहे हैं। वो आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट हो जाएगा, सो दैट यू ऑल्सो आर अवेयर कि कहाँ तक आपको खुद को समझ में आ रहा है। सेकेंडली, कि हम जितना भी सीखेंगे आज तक, दैट विल बी यूज्ड, मतलब आप उससे अगर पर्सनालिटी डिकोड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ओवरऑल हम ग्राफोलॉजी को जितना यूज करते हैं उसका इट विल बी ओनली 5 to 8%। उतना ही बेसिक्स में हम सीखते हैं। बट उससे भी आप इतना कुछ बता पाएंगे कि लोगों को लगेगा कि बहुत कुछ आपको आता है। एटलीस्ट आपकी खुद की पर्सनालिटी को आप डिकोड करेंगे। थेरेपी आप लेना चालू कर सकते हैं। मंडे को वी विल फोकस ओनली ऑन सिग्नेचर। सिग्नेचर हमारा आज नहीं कवर होगा, सिग्नेचर रह जाएगा। बेसिक्स जितना भी सिग्नेचर आपको आना चाहिए पहचानना, वो आपको मंडे को कवर होगा। एंड मंडे को हम ये भी कवर कर लेंगे, जो भी हमको जनरलाइज्ड थेरेपी करना है। कुछ मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कुछ हीलिंग के टिप्स एंड अदर थेरेपीज, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, छोटे छोटे जो हम कवर कर पाएंगे, वी विल सी ऑन मंडे। मंडे ही हमारा क्लोजर होगा एज अ, जितना भी हमने बेसिक्स में सीखना था। देन आई प्रोमिस्ड सपोर्ट सेशन, ये मैं स्टार्टिंग में कह दे रही हूँ ताकि जो भी ज्वाइन करने वाले हैं वो ज्वाइन कर ले, बाद में रिकॉर्डिंग में सारे इसको अपडेट देख सकते हैं। एंड मंडे से आई विल नॉट शेयर रिकॉर्डिंग्स। ठीक है। मंडे से जो भी होगा वो रिकॉर्डिंग शेयर नहीं किया जाएगा, बिकॉज इट विल बी, जो भी आप सीख रहे हैं, जो यहाँ आ रहे हैं, आपका खुद का लर्निंग और आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपके सैंपल्स और आपका थेरेपी होगा ये। तो लिंक शेयर करके ग्रुप में कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो वी हैव सीन कनेक्शन तक मैंने बताया था। अब मैं साइज के बारे में बताती हूँ। मैं जो जो टॉपिक करती जा रही हूँ वो मैं आपको व्हाट्सएप में, ग्रुप में मैं आपको शेयर करती जा रही हूँ उसका पिक। तो हमने क्लब स्ट्रोक्स के बारे में देखा था। मैं आपको क्लब स्ट्रोक का पिक पहले शेयर कर दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए क्लब स्ट्रोक। जो भी डाउट आ रहा है आपको, नोट डाउन करिए। लास्ट में क्वेश्चन आंसर जब करेंगे, देन वी आई विल एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस। मैंने अभी आपको पोस्ट कर रही हूँ ग्रुप में क्लब स्ट्रोक्स। ठीक है। एक बार देख लीजिए, क्लब स्ट्रोक्स क्लियर है। आप अपने रिपोर्ट मेकिंग वाले डॉक्यूमेंट में इसको भी ऐड कर देंगे, क्लब स्ट्रोक्स। अगर राइट आपके हैंडराइटिंग सैंपल में इस तरीके का पॉइंटेड नीडल की तरह बनता है, तो राइट की तरफ बन रहा है, लेफ्ट की तरफ बन रहा है, टॉप की तरफ बन रहा है, या बॉटम की तरफ बन रहा है। ये किसी अल्फाबेट में हो सकता है, टी का क्रॉस बार में हो सकता है। अगर टी ब्लंट टी है तो उसके नीचे डाउन साइड हो सकता है, जी का हो सकता है। कोई भी स्टार्टिंग में या एंडिंग में ये हो सकता है। तो अगर ये आपके ट्रेट में है तो आप क्लब स्ट्रोक में लिखेंगे कि कौन से जोन में क्लब स्ट्रोक है, एंड टूवर्ड्स लेफ्ट है, राइट है, टॉप है या बॉटम है। ठीक है। ये आप लिखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
देन मैं आपको अभी भेजती हूँ साइज के बारे में। साइज हमने डिस्कस नहीं किया था, वो भी आपके रिपोर्ट रिपोर्ट में नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए। साइज, साइज ऑफ द हैंडराइटिंग, ये भी आप अपने साइज को डिकोड करके आपके सैंपल से आप लिखेंगे। ठीक है, तो हैंडराइटिंग का साइज कैसे लेना है? आपके मिडिल जोन के जो भी राउंडेड अल्फाबेट्स होते हैं, ए ओ जी का सर्कल, या डी अगर राउंड है, बी है राउंड, इसके राउंड में आप लेंगे। हम ए या ओ इसलिए ले लेते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर होता है और ज्यादा वोवेल है, इसलिए बहुत ज्यादा आपको फ्रीक्वेंटली आपकी हैंडराइटिंग में नजर आता है। तो ए का जब हम हाइट लेते हैं, मैंने उसको लिखा है mm, तो वो कितना mm उसकी हाइट है। ठीक है, उसको हम देखेंगे। अगर आपके हैंडराइटिंग में ए या ओ के जो साइज है, इफ इट इज ग्रेटर देन 3 mm, स्केल से आप मेजर करके देख पाएंगे, ये अप्रोक्सीमेट है 2.5, 3 से ज्यादा अगर है, तो ये आपकी हैंडराइटिंग साइज बिग हैंडराइटिंग साइज या लार्ज हैंडराइटिंग साइज के कैटेगरी में फॉल करेंगे। सिमिलरली अगर 2 to 3 है, ये 1.5 to 2.5 भी हो सकता है, ये आपको एकदम एग्जैक्टली नहीं, आपको करते करते आ जाएगा कि ओवरऑल हम देखेंगे तो कितना साइज होना चाहिए। मीडियम, मीडियम में आपको मैंने यहाँ लिखा है 2 to 3। ये वेरी भी करता है, डिपेंड, ये थोड़ा एडवांस लेवल में डिपेंड करता है लोअर जोन अपर जोन के ऊपर, बट स्टैंडर्ड आप ये मान के अभी के लिए चल सकते हैं 2 to 3 mm मीडियम। ये क्या ले रहे हैं हम? हाइट ऑफ राउंडेड अल्फाबेट्स ऑफ मिडिल जोन, ए ओ। आप सी का भी हाइट ले सकते हैं, क्योंकि सी क्लब स्ट्रोक आपको समझ में नहीं आया। अच्छा, आप उस दिन नहीं थे क्या? ठीक है, मैं एक बार और बता दूंगी क्लब स्ट्रोक। पहले साइज कवर कर लेते हैं। आपके रिपोर्ट में साइज भी आप एंटर करना है, आपको एंट्री कर लेंगे आज। देन स्मॉल साइज इफ इट इज लेस देन 2 और 1.5 mm, जैसे कि बहुत छोटी छोटी हैंडराइटिंग होती है, उसमें ए और ओ आपको बहुत छोटा छोटा दिखेगा। हम दूसरे अल्फाबेट्स भी ले सकते हैं, इट इज इजी फॉर ए एंड ओ। अगर आप देखेंगे कि अचानक से ए का साइज बहुत बड़ा है, ओ का साइज कम है, डी का साइज कम है लूप का, तो आप ए को इग्नोर भी कर सकते हैं। ओवरऑल हैंडराइटिंग देख के आप समझ के कौन सा अल्फाबेट का आपको हाइट लेना है वो आप चेक कर सकते हैं। लार्ज, मीडियम, स्मॉल, इसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होता है। एंड फोर्थ कैटेगरी इज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कंसिस्टेंट कोई भी एक साइज नहीं है, कहीं बड़ा हो रहा है कोई लाइन, कहीं कोई वर्ड बड़ा हो रहा है, कहीं छोटा हो रहा है, कहीं मीडियम जा रहा है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है साइज में, तो वो वेरिएबल हैंडराइटिंग होता है। मैं इसका मीनिंग बताती हूँ। लार्ज हैंडराइटिंग में जब हमको, आप सपोज करो कि आपको एक वॉल मिला है या ग्राफिटी बहुत बड़ा सा आपको स्पेस मिला है और लिखना है फ्री हैंड से, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके फ्री हैंड से अच्छे से कुछ भी लिख सकते हैं, हाथ आपका बड़ा ही अच्छे से जाएगा। वो आपको एक लार्ज लिखने का फील दिलाता है कि आप स्ट्रेसफुल नहीं है, आपको ऐसे कोई भी लिमिटेशंस नहीं है कि इसके अंदर ही आपको लिखना है, तो आप उतना ज्यादा फोकस्ड नहीं रहते, फ्री फ्लो जैसा आ रहा है वैसे लिखते हैं। सिमिलरली आपको हैंडराइटिंग साइज को छोटा करने के लिए बोला जाएगा, तो जैसे जैसे आप हैंडराइटिंग को स्मॉल, उससे स्मॉल करते चले जाएंगे, वैसे ही आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा। बहुत छोटा छोटा आपको लिखने को कहा जाएगा, तो आप बहुत ज्यादा फोकस होके और ज्यादा कंसंट्रेट करके उसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है, लार्ज हैंडराइटिंग से स्मॉल हैंडराइटिंग की तरफ जब जाते हैं तो फोकस इंक्रीज होता है। तो बड़े हैंडराइटिंग वाले फोकस्ड कहाँ होते हैं? उनका अपर जोन प्रोमिनेंट है तो वहां देखेंगे, बट वो डिटेल ओरिएंटेड नहीं होते, छोटी छोटी चीजों पे वो फोकस नहीं करते। इसीलिए हम कहते हैं कि लार्ज हैंडराइटिंग वाले एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, लीडर्स हो सकते हैं, स्पीकर्स हो सकते हैं, जिनको बड़े बड़े गोल्स होते हैं, विजनरीज हो सकते हैं, जिनको छोटी छोटी डिटेल्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो डिटेल में नहीं जाते। ओवरऑल वो बस देखते हैं कि काम हो गया या नहीं, वो लीड करते हैं।
मैनेज करते हैं। देन मीडियम हैंड राइटिंग वाले मीडियम या एवरेज कैटेगरी में फॉल करते हैं, जैसे कि मैनेजर्स या अच्छे मैनेजर्स भी हो सकते हैं, जो डिटेल थोड़ा सा टुवर्ड्स बोथ साइड, लार्ज की तरफ भी और स्मॉल की तरफ भी बैलेंस्ड होते हैं। थोड़ा डिटेल भी चाहिए होता है और थोड़ा सा सुपरविजन में डेलीगेट भी करते हैं काम। डिटेल ओरिएंटेड उतना ज्यादा नहीं होते। मैनेजर्स दोनों कैटेगरी में हो सकते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ, थोड़ा नीचे की तरफ, एंड एवरेज। सिमिलरली अगर हम स्मॉल हैंड राइटिंग की तरफ जाएंगे तो ये लोग बहुत ज्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेड होते हैं, जो कि टेक्निकल काम करते हैं, या फिर अगर हाउसवाइफ्स हैं तो उनको भी बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए होता है। आप देखिए, अगर बहुत स्मॉल हैंड राइटिंग है तो अगर मेड काम कर रही है तो कैसे काम कर रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, घर में कुछ हुआ, पड़ोस में कुछ हुआ, कैसे हुआ, तो उनके डिटेल उनको एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होता है। दीज आर गुड फॉर टेक्निकल पीपल, क्योंकि उनको एक एक चीज पता करना होता है, एक एक चीज का रिकॉर्ड रखना होता है, तो वो ज्यादा सवाल भी करते हैं अगर एक्सट्रोवर्ट है तो। अदरवाइज दे लुक फॉर डिटेल्स। तो ये होता है हैंड राइटिंग के साइज। मेजरमेंट मैंने बता दिया, ग्रुप में पोस्ट कर दिया। वो स्टैंडर्ड है, बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, जैसे जैसे डेवलप करते हैं हम थोड़ा सा 0.5 इधर उधर भी उसको कंसिडर करते हैं। देन साइज के बाद, साइज की भी आप रिपोर्ट में एंट्री कर लीजिए। साइज आपको पहचानना है। अगर कंसिस्टेंट नहीं है कोई भी एक साइज, मतलब वेरिएबल है। तो वेरिएबल है, अगेन मूड स्विंग्स, अनप्रेडिक्टेबल, कब उनका पर्सनालिटी शिफ्ट होता है। अगर बिग साइज से मीडियम में जा रहा है, एवरेज में जा रहा है, तो वो कभी लीडरशिप क्वालिटीज होगा, कभी वो उनका सुपरवाइजर का क्वालिटीज होगा। तो ऐसे आप डिकोड करेंगे विथ वेरिएबल साइज ऑफ हैंडराइटिंग। तो साइज के बाद में क्लब स्ट्रोक में बता दूंगी आपको। क्लब स्ट्रोक एक हमने देखा था, ये नेगेटिव ट्रेट है, ठीक है। लेकिन वही अगर डॉक्टर की हैंडराइटिंग में, देन कोई मीट शॉप में है, बुचर है, उसकी हैंडराइटिंग में, क्योंकि वो उसका कर्मा है, वो उसका जॉब है, तो वो हार्श वाला जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्लब स्ट्रोक से देखते हैं कि वो हार्श है। नाउ ये क्लब स्ट्रोक किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट, राइट, अप या डाउन? वो हमने देखा था कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट रिलेटेड लोगों से या लेफ्ट रिलेटेड चीजों से, कम्युनिटी से उनका हार्शनेस होगा, ब्लेम होगा। राइट साइड होगा तो वो कम्युनिटी, फ्यूचर से आने वाले स्ट्रेंजर्स के लिए, या कम्युनिकेट किससे कर रहे हैं, अननोन से और पब्लिक से, इनके लिए वो हार्श हो सकते हैं। अपर की तरफ रहेगा तो जैसे भगवान है या डिवाइन कोई एनर्जी है, फोर्स है, गुरु है, उनके प्रति उनका कुछ ब्लेम हो सकता है। डाउन है क्लब स्ट्रोक, तो सेल्फ के लिए, अपने खुद के लिए वो हार्श है, अपने खुद के लिए वो ऐसे उनका नेचर या बिहेवियर है, या तो कम्युनिकेशन में या तो एक्शन में, डिपेंड करता है जोन कहाँ वो शिफ्ट हो रहा है। तो ये होता है क्लब स्ट्रोक, ये एक नेगेटिव ट्रेट है ओवरऑल किसी की भी राइटिंग में। तो जैसे कल मैंने टीचर का एग्जांपल लिया था कि टीचर्स को भी बहुत रूल्स फॉलो करना पड़ता है, एंड दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस वॉट एवर दे आर फीलिंग। थोड़ा टफ लाइफ होता है, इतने सारे बच्चे स्कूल में मैनेज करना, उनको कुछ नहीं बोलना, रूल्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना, तो कहीं ना कहीं एग्रेशन उनके अंदर रह जाता है। जो एग्रेशन उनके अंदर रह जाता है वो फिर क्लब स्ट्रोक के थ्रू उनकी हैंडराइटिंग में नजर आता है, हर किसी के नहीं। अब वो बात करने से वो टीचर से समझ में आ जाएगा कि किसका है क्लब स्ट्रोक, किसका नहीं हो सकता है क्लब स्ट्रोक। देन उसके बाद में एक नेगेटिव ट्रेट हम करेंगे आज, दैट इज कॉल्ड एज स्टिंगर, STINGER। तो स्टिंगर क्या होता है, एक बार ये आप देख लीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में हुक की तरह अंदर जा रहा है। ये आपके बहुत सारों के हैंडराइटिंग में आप ये ऑब्जर्व करेंगे, ACDSOG। यहाँ पे आपको एक हुक की तरह नजर आ रहा होगा जो अंदर की तरफ जा रहा है, इसे कहते हैं स्टिंगर। और ये लेफ्ट की तरफ होता है, राइट की तरफ नहीं। जैसे हमने क्लॉ देखा था, वैसे ही ये भी
लेफ्ट की तरफ होगा। ये क्या होता है, इसका हम बेसिक ही समझेंगे, डिटेल नहीं समझेंगे। इसका ये है, ये ना ग्रज होता है अगेंस्ट ऑपोजिट जेंडर। ठीक है। तो ये क्यों फॉर्म होता है, एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे कि बचपन में अगर जैसे कि मैं अगर एक अभी फीमेल हूँ, तो मेल जेंडर, अगर मैंने बचपन में मेल जेंडर को फीमेल को ट्रबल करते हुए देखा होगा, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने वो सारा डेटा अपने अंदर ले लिया, और मुझे ग्रज, जो मेरा अंदर से जो एंगर है उस चीज को लेकर, वो मेरे अंदर रहेगा, और ये मेरी हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इतना ही समझेंगे। दिस इज कॉल्ड एज लव एंड हेट रिलेशनशिप विथ ऑपोजिट जेंडर। अगर कोई बॉय है और उसमें ये स्टिंगर दिखता है, देन ही हैज ग्रज, उसने बचपन में ऑपोजिट जेंडर, मम्मी को, दादी को, या किसी और को। ओके, थैंक यू। तो किसी को देखा होगा, और वो बचपन में सबकॉन्शियस माइंड ने ले लिया, बड़ा होके उसको भले याद ना हो, या याद भी हो तो एक मेमोरी में ऐसा हो, बट उसकी हैंडराइटिंग में ये नजर आएगा। स्टिंगर कहाँ कहाँ जाता है, वो फिर उन चीजों को डिनोट करता है। अभी ओवरऑल हम एक ही क्वालिटी देखेंगे, स्टिंगर। नाउ, मैं क्लब स्ट्रोक, आरती जी पूछ रही थी, मैं बता देती हूँ। क्लब स्ट्रोक क्या होता है, जैसे कि ये ना नीडल की तरह, ऐसे हम पेन को उठा देते हैं, फ्लिक कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे कर देते हैं। टी कोई लिख रहा है, ऐसे कर देता है, तो ये यहाँ पे ना एक पॉइंटेड बन जाता है, तो ये टुवर्ड सेल्फ हो गया। और इसको ऐसे प्रेशर देके फिर ये ना ऐसे फ्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे एक क्लब स्ट्रोक बन गया, नीडल की तरह पॉइंटेड, बहुत ही ज्यादा एकदम पॉइंटेड बन जाएगा। तो मैंने जो ग्रुप में भेजा है वो इमेज को आप देखिए, उसमें कभी कभी जी में हो जाएगा, ऐसे की तरफ जा रहा है, इसको उठा दिया ऐसे, ये ऐसे हल्का सा पतला सा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज क्लब स्ट्रोक, नीडल की तरफ। ठीक है। तो ये क्लब स्ट्रोक जो होता है, दिस ऑल्सो कम्स अंडर ब्लेम और हार्शनेस। एक बोलेंगे स्टिंगर जैसे ब्लेम, ये इसको, ये हार्शनेस की तरफ जाएगा, बिहेवियर में, पैटर्न में कहीं ना कहीं नजर आता है। नाउ आई एम ऑल्सो शेयरिंग विथ यू, ग्रुप में मैं भेज रही हूँ। हाँ, स्ट्रोक्स, ये जो क्लब स्ट्रोक है स्ट्रोक में आता है। अभी आप स्टिंगर भी एक कैटेगरी ऐड कर लीजिए रिपोर्ट में। अगर आपके किसी अल्फाबेट में स्टिंगर है, तो वो अल्फाबेट आप लिख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, मैं आपको सेंड कर रही हूँ स्टार्टिंग स्ट्रोक एंड एंडिंग स्ट्रोक। क्लब स्ट्रोक के बाद अभी स्टार्टिंग स्ट्रोक एंड एंडिंग स्ट्रोक। ठीक है। तो स्टार्टिंग स्ट्रोक क्या होता है, आपके अल्फाबेट्स में जब स्टार्टिंग में, जहां से जो अल्फाबेट स्टार्ट होना चाहिए वहां से स्टार्ट नहीं होते हुए एक्स्ट्रा लाइन क्रिएट करता है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो, जहां से ए शुरू होना चाहिए वहां से नहीं होके थोड़ा स्टार्टिंग से एक्स्ट्रा स्ट्रोक बनता है। दैट इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग स्ट्रोक। तो मैंने जो भेजा है स्टार्टिंग स्ट्रोक में, नंबर 1 देखिए, उसमें थोड़ा कम बन रहा है, स्ट्रेट बन रहा है। एंड नंबर 2 में आप देखिए एक लूप, एक बैग की तरह बन रहा है। ठीक है। तो इनका ना काम जो स्टार्ट करते हैं ना, उसमें डिले होता है, कोई भी काम जल्दी से शुरू नहीं होता, काम शुरू करने में डिले होता है। ठीक है। क्योंकि ये अल्फाबेट में आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्ड है, वर्ड एक एक्टिविटी, एक्शन है, तो वो एक्शन स्टार्ट होने में डिले करता है। जितना ज्यादा आपका स्टार्टिंग स्ट्रोक बैग की तरह है, उतना ज्यादा आप रिसोर्सफुल भी होते हैं। हर चीज में एक पॉजिटिव भी है, हर चीज में नेगेटिव भी है। रिसोर्सफुल का मतलब है कि जिसके
स्टार्टिंग स्ट्रोक बैग की तरह बन रहा है बिल्कुल, वो कहीं भी एक्स्ट्रा चीजें कैरी करेगा। उसके बैग में आप देखेंगे, उसके बैग में आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें हैं। अगर कोई टीचर है तो उसके उसके उसमें एक्स्ट्रा पेन, एक्स्ट्रा पेपर, किसी को कोई चीज की जरूरत है तो वो बिल्कुल उनके पास रिसोर्सफुल कह सकते हैं। सिमिलरली ये एक्शन में भी हो सकता है, ये इमोशन में भी हो सकता है। तो ये लोग पास्ट के इमोशंस को भी बैगेज की तरह लेके घूमते हैं अपने माइंड में। ठीक है, तो ये भी आप अपने हैंडराइटिंग में देखेंगे, क्या आपके हैंडराइटिंग में स्टार्टिंग स्ट्रोक है? अगर है तो वो कौन से अल्फाबेट्स में है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। देन नेक्स्ट में आप देखेंगे कि एंडिंग स्ट्रोक है, थर्ड नंबर वाला, दैट इज कॉल्ड एज एंडिंग स्ट्रोक। एंडिंग स्ट्रोक ये होता है कि जो अल्फाबेट वर्ड एंड हो रहा है और वो एंड जहां पे होना चाहिए उसको भी एक्सटेंड करके आगे की तरफ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंडिंग स्ट्रोक। तो थर्ड नंबर देखिए जिसमें मैंने लाइफ लिखा है, ई है, वो मिडिल जोन में एक्सटेंड हो रहा है, फर्स्ट वाला ई, और सेकंड वाला ई एक्सटेंड होके जा रहा है अपर जोन तक। तो ये एक्सटेंड होके कहाँ तक जा रहा है उस जोन को आप लिंक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ई का जो फर्स्ट है, लाइफ का जो फर्स्ट वाला है, उसका ई जा रहा है मिडिल जोन में। तो ऐसे लोग काम खत्म होने के बाद भी उस काम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि आपने खाना खाया, हो गया वो, फिर उसके बार बार वो बातें होंगी। कोई अगर घर आपने पहुंच गया तो आपने फोन करके पूछेंगे कि ठीक से पहुंचे, क्या क्या हुआ रास्ते में, वहां क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। मतलब काम खत्म हो गया लेकिन उसकी बातें खत्म नहीं होंगी। तो ये काम के फिनिश को डिले करेगा, कोई भी काम जल्दी से एंड नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड वाला जो ई है वो जो अपर जोन की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स ये इंटेलेक्ट, माइंड की तरफ जा रहा है। माइंड की तरफ जब ये जा रहा है तो ऐसा होता है कि इनके माइंड में वो चीजें खत्म नहीं होती। तो जनरली अगर ऐसा ई किसी का या ऐसा कोई एंडिंग स्ट्रोक आप देखते हैं जो कि अपर जोन में जा रहा है, उनके क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते। क्वेश्चंस कहाँ से निकल के आते हैं? माइंड से, ब्रेन का एक्टिविटी हो रहा है ये। तो अपर जोन का एक्टिविटी हो रहा है। तो ऐसे लोग जनरली आपको स्टूडेंट्स में अगर दिखेगा, या ऐसे लोग होंगे जो क्लास में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी करेंगे, हमेशा उनका हाथ भी उठा हुआ रहेगा क्योंकि उनके थॉट्स में हमेशा क्वेश्चंस चालू ही रहेंगे। सिलेबस हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी उनके माइंड में क्वेश्चंस चलते रहेंगे। तो ऐसे हम माइंडसेट को डिकोड करते हैं, स्टार्टिंग स्ट्रोक, एंडिंग स्ट्रोक, एंड जो फोर्थ नंबर वाला है दैट इज प्रिंट हैंड राइटिंग। उसमें ना कोई स्ट्रोक है स्टार्टिंग में, ना कोई एंडिंग में स्ट्रोक है। बिल्कुल एच जो स्टार्ट हो रहा है वो अपर जोन से स्टार्ट हो रहा है, मिडिल जोन में जहां उसको स्टार्ट होना चाहिए वहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां उसे एंड होना चाहिए वहां पे वो एंड हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रिंट। इसमें नो स्ट्रोक बोल सकते हैं आप, नो स्ट्रोक। तो ऐसा आज के डेट में किसी की राइटिंग में दिखता नहीं है जनरली कि ओवरऑल पूरे 100% नो स्ट्रोक हो, 100% प्रिंट राइटिंग हो। क्योंकि कैलीग्राफी और फिर कर्सिव राइटिंग का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा आ गया है कि आजकल बच्चों को भी सिखाते सिखाते हमारी भी राइटिंग में वो आ ही जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजों को डिले करता है। ठीक है, तो स्ट्रोक्स हमने कंप्लीट कर लिया। तो स्टार्टिंग स्ट्रोक, एंडिंग स्ट्रोक एंड क्लब स्ट्रोक, ये भी रिपोर्ट में आप ऐड कर लीजिए। देन मैंने जब क्लॉ बताया था उसका भी मैं एक पिक पोस्ट कर देती हूँ फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्लॉ के बारे में। तो क्लॉ हमने कल देखा था, उसके बावजूद मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्लॉ है क्या क्लॉ नहीं है। ये आपको क्लियरली व्हाट्सएप में मैंने शेयर किया है। द रूल इज, कल भी हमने बताया था, इसको कट शॉर्ट करेंगे। ऊपर से आएगा अपर जोन से टुवर्ड्स मिडिल जोन, और लेफ्ट की तरफ एक्यूट एंगल बना के सॉफ्ट कर्व बनाएगा। अगर वो सॉफ्ट कर्व नहीं बनाता है, स्ट्रेट बनाता है, तो वो एंगल हो जाएगा, तो वो क्लॉ नहीं कहलाएगा। और जो नीचे में मैंने क्रॉस किया है वो सारे क्या है, वेवी लूप्स आ रहे हैं, वेवी लाइंस आ रहे हैं, वहां पे एंगल नहीं बन रहा है कहीं पे भी। वो भी कर्व है, सॉफ्ट कर्व है, लेकिन एंगल नहीं बन रहा है। तो एक क्राइटेरिया मैच नहीं होने की वजह से उसको हम, ओके ठीक है। आरती जी आप देखिए वहां पे मैंने भेजा है ग्रुप में क्लॉ, क्लॉ का पिक्चर्स भेजा है मैंने।
ओके, तो वहां पे देखिए क्लॉ का क्राइटेरिया है लोअर जोन की तरफ, सॉरी अपर जोन से आएगा मिडिल जोन की तरफ, वो कर्व भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है। तो फर्स्ट वाला वाई में क्लॉ है, देन जी में क्लॉ है, जे, देन वो आई है, आई में क्लॉ है, एफ में क्लॉ है, ए में क्लॉ है, देन नीचे स्मॉल डी में क्लॉ है, मैंने एरो बताया है। और जो प्रिंट हैंडराइटिंग में जो हम बुक्स में जो देखते हैं ए, प्रिंटेड ए, वैसा वाला ए जब बनता है तो ये भी क्लॉ फॉर्म होता है, क्योंकि ऊपर से ये नीचे की तरफ आ रहा है एरो, देखिए, और फिर लेफ्ट की तरफ एक्यूट एंगल बना रहा है और सॉफ्ट कर्व के फॉर्म में वो क्लोज हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज क्लॉ। जो हमने चीटिंग वाला जो देखा था कल भी एग्जाम्पल में, हमने देखा था डी क्लॉ के बारे में देखा था, डी मेंटल फिजिकल सेल्फ होता है, तो उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। और जो क्लॉ नहीं है वो नीचे राइट हैंड कॉर्नर में एक बॉक्स के अंदर है जो कि स्मूथ कर्व है, वहां पे एक्यूट एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए उसको हम क्लॉ के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये क्लैरिटी मैंने इसलिए दिया, कहीं आपको अपनी राइटिंग में अगर इस तरह का दिखता है और आप इसको गलती से क्लॉ ना समझ लें, तो इसलिए आप, और क्लॉ चला जाता है ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने बोला कि ये एनवायरनमेंट में अगर किसी ने कुछ ऐसा कोई साथ में होता है या फिर उसने देखा होता है इस तरीके का माइंडसेट, तो वो भी अट्रैक्ट हो जाता है, और ये हैंडराइटिंग में इस तरीके से प्रोग्राम होता है। तो ये हम कॉन्शियसली उसको हटा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कनेक्शंस के बारे में बता रही हूँ। कनेक्शंस हमारा रह गया था, एक दिन हमने डिस्कस किया था बट उसको शायद या तो रिकॉर्ड नहीं किया या वो हट गया। तो मैं आपको कनेक्शंस बता देती हूँ, उसके बाद मैं स्पेसिंग के थोड़े इमेजेस में भेज दूंगी। ठीक है, कनेक्शंस देखिए, फर्स्ट वाला है गार्लैंड, मैं अभी यहाँ पे बना के भी बता दूंगी आपको। गार्लैंड, जैसे कि आप अगर उसमें देखेंगे मैंने लिखा माई नेम, तो वो नीचे में गार्लैंड की तरह बन रहा है। एक बार और मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं बता देती हूँ गार्लैंड कैसे बन रहा है। दिस विल बी, है ना, जैसे कि ये जो दो दो अल्फाबेट को कनेक्ट कर रहा है, ये ऐसे, तो ये वाला जो चीज है ये ऐसे ऐसे आ रहा है। ओवरऑल आप राइटिंग दूर से देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे नजर आएगा। ठीक है, देन ठीक है, ये देखिए आप, ये पूरा ना कर्व की तरह आपको दिखेगा। तो ये हाथ का पोजीशन कैसे होता है, ऐसे, ऐसे हम क्या करते हैं, केयर, ऐसे हम करते हैं केयर। तो जो गार्लैंड कनेक्शंस में जो लिखते हैं वो केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, ये हमने देखा था। तो ये हो गया केयर, और ऊपर की तरफ जो आता है दैट इज प्रोटेक्शन। ठीक है, केयर एंड प्रोटेक्शन। तो सेकंड वाला जो आप देखते हैं, थर्ड वाला आर्केड है। आर्केड कैसा हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ कनेक्ट हो रहा है, ये नीचे से नीचे कनेक्ट हो रहा था, ये नीचे से नीचे कनेक्ट हो रहा था गार्लैंड। ठीक है, आर्केड कैसा कनेक्ट हो रहा है, आर्केड कनेक्ट हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है ऐसे। ठीक है, मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सैजरेट करके बता रही हूँ, ये ऊपर जा रहा है ऐसे, ये ऐसे जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ये ऊपर की तरफ से जा रहा है। तो ये लोग प्रोटेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव भी होते हैं, और साथ साथ में कंट्रोल भी ज्यादा करना चाहते हैं। थर्ड टाइप जो है दैट इज एंगुलर। एंगुलर में ऐसे 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 बनेगा एंगल की तरह। ठीक है, ऐसे एंगल्स बन रहे हैं डायगनली, ये एंगुलर। ऐसे वाले लोग शार्प होते हैं, क्योंकि एंगल डिनोट करता है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो लेता है या फिर जिसके जो स्ट्रेस में जो करता है वो ज्यादा एनालिटिकल होता है। एनालिटिकल होने की वजह से वो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है।
तो ऐसे नहीं बोल सकते कि हम कौन सा कनेक्शन अच्छा है, क्योंकि ये 3 मेजर है, इसके अंडर में गार्लैंड के ही 5 या 6 टाइप्स है। ऐसे करके इनके सब टाइप्स भी होते हैं। मोनोटोनस गार्लैंड है और भी बहुत सारे टाइप्स है। ठीक है, तो हम बेसिक्स में अभी ओनली 3 टाइप्स पढ़ेंगे कनेक्शंस के। इसमें और एडिशनल है जो मैं बताऊंगी। जैसे कल हमने डिस्कस किया था थ्रेडिंग, वो भी कनेक्शन में आता है, थ्रेडिंग। ठीक है, जो इलेजिबल हैंड राइटिंग हो जाती है उसमें मिडिल जोन एब्सेंट हो जाता है, मैंने बताया था, वो भी मैं बता देती हूँ। तो गार्लैंड, आर्केड एंड एंगुलर, ये 3 टाइप के कनेक्शन है। जब 2 अल्फाबेट्स आपके वर्ड में ज्वाइन होते हैं तो किस फॉर्म का बना रहे हैं। हाँ, वो आप अपने एंट्री कर लेंगे रिपोर्ट में, क्या आपका गार्लैंड है। अच्छा, पूरा का पूरा 100% एक टाइप का कनेक्शंस नहीं देखते हैं हम, बहुत ही कम देखते हैं। मिक्सचर ऑफ टू होता है। तो आपको परसेंटेज निकालना है आपके ओवरऑल हैंडराइटिंग में। अगर 75% आपको दिख रहा है गार्लैंड है एंड 25% आर्केड है, तो ऐसे आप परसेंटेज में लिखेंगे। ट्राई टू आइडेंटिफाई, बस ये टेक्निक है कि कहाँ पे आपका एंडिंग, एक फर्स्ट अल्फाबेट का एंड सेकंड अल्फाबेट में ऊपर की तरफ से जुड़ रहा है, नीचे की तरफ से जुड़ रहा है, या आर्क बन के जुड़ रहा है। आर्केड मतलब आर्क, एंगल बोलने से स्ट्रेट जा रहा है ऐसे। ठीक है, वो आपको समझ में आएगा। फिर थर्ड हो गया आर्केड, एंगल, एंगुलर एंड गार्लैंड। तो गार्लैंड वाले सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। ठीक है, एक होता है थ्रेडिंग जैसे। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं, मैंने लिखा माई नेम, तो ये होता है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग में क्या हुआ, इसका कोई मिडिल जोन है नहीं है, इसका कोई लूप है नहीं है। तो ये हमने कल डिस्कस किया था, आप कल की रिकॉर्डिंग में देखिए, जिसका मिडिल जोन एब्सेंट होता है या जो थ्रेडिंग हैंडराइटिंग में लिखते हैं उनके ट्रेड्स क्या है। नाउ कोई भी हैंडराइटिंग में आप देखेंगे लूप्स एंड एंगल्स। लूप्स जैसे ए में लूप है, ठीक है, ए बी सी सब में ऐसे लूप है, सेम है। ग्राफ में क्या होता है, डॉट होता है, लाइन होते हैं, कर्व होता है, एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये मिलके बनता है ग्राफ, और इसी से बनता है ग्राफोलॉजी। इसी से हैंडराइटिंग बनती है, इसी से ड्राइंग बनती है, इसी को ही सारे कनेक्ट करके हम सारे अल्फाबेट बनाते हैं। तो जहां सॉफ्ट कर्व आ जाता है, जैसे कि फेमिनाइन एनर्जी का सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन किसमें होता है, सर्कल में, क्योंकि सर्कल इज अ फेमिनाइन एनर्जी। तो जो बर्थ भी देती है वो भी फीमेल है। उसका जो यूटरस है या फिर एग है, वो एवरीथिंग इज ओवल इन शेप। तो जो जितना ज्यादा कर्व रहेगा उसकी मैनिफेस्टेशन ज्यादा पावरफुल होगी। वैसे ही कर्वेशियस बॉडी होता है और मस्कुलाइन बॉडी होता है मेल का, है ना। तो मेल क्या होते हैं, एनालिटिकल होते हैं। तो ज्यादातर आप मेल की हैंडराइटिंग में एंगल्स देखेंगे या आर्केड देखेंगे, एंड फीमेल्स की हैंडराइटिंग में जो सॉफ्ट है उनको आप ज्यादातर गार्लैंड देखेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है, आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से मिक्सचर भी दिखेगा आपको, वाइस वर्सा भी दिख सकता है। बट मैनिफेस्टेशन जैसे देखते हैं हम कर्व में ज्यादा होता है। एंगल क्या करता है, स्ट्रेस को बढ़ा देता है। एंगल आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देता है। तो ये पॉजिटिव भी है एक तरह से, क्योंकि जब आप किसी चीज को लेके मतलब एनालिटिकल होंगे, तो वो काम को पूरा करने के लिए आपको एक जो एनर्जी चाहिए होगी, आपको जो एक मोटिवेशन चाहिए होगा, वो कहीं ना कहीं एंगल से भी मिलेगा। तो ये हमारा ओवरऑल गेस्टॉल्ट मेथड खत्म हो जाता है। साइज हो गया, कनेक्शन हो गया। प्रिंट हैंडराइटिंग मैंने वहां पे भेज दिया है, जो बिल्कुल भी स्ट्रोक्स नहीं है, दैट इज प्रिंट हैंडराइटिंग। प्रिंट हैंडराइटिंग का एक और कॉन्सेप्ट है कि प्रिंट पूरा ओवरऑल हैंडराइटिंग में नहीं नजर आता है। बहुत कम नजर आएगा कि कोई भी 2 अल्फाबेट जुड़ा हो। लेकिन क्या होता है, इन कहीं कहीं पे 2-3 अल्फाबेट जुड़ा हुआ है। ओके ओके आरती जी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है। तो आप अपने रिपोर्ट में ऐसे देख लीजिए, ठीक है। रिपोर्ट कल बनाना हमने देखा था। आप रिपोर्ट की कैसे बनाना, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, वीकेंड है, आप बना लीजिए, और मैं वीकेंड में एक और सैंपल शेयर करूंगी। जो पैरामीटर्स आपकी खुद की राइटिंग को आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे डिकोड करें, आप किसी अननोन का सैंपल देखेंगे तो शायद आप ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। वो भी हम देख लेंगे। देन हमने ये सारे लूप वगैरह देख लिया, अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन, सारा देख लिया। आज हमें ट्रेट मेथड देखना है। गेस्टॉल्ट में हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर लिया।
डाउट हम लास्ट में लेंगे, मैं ट्रेट मेथड में सीधा जा रही हूँ। ट्रेट होता है आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं उसका एक एक अल्फाबेट्स का कुछ मीनिंग होता है, उसके टाइप्स होते हैं, उसका एनालिसिस होता है, उसका बिहेवियर उसी हिसाब से देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक अल्फाबेट है, जैसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन आई, पीपीआई, पीपीआई पर्सनल प्रोनाउन आई, जो हम लिखते हैं आई एम, ठीक है, आई हैव, वो वाला आई। अगर मैं लिखती हूँ आई एन डी आई, ये इंडिया, तो वो वाला आई पीपीआई नहीं कहलाएगा। आई जो हम खुद को डिनोट कर रहे हैं एज अ प्रोनाउन, वो वाला आई होता है पीपीआई। तो अगर वो वाला पीपीआई आप कैसे लिखते हैं, मैं बस आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, उसका मतलब क्या होता है। ये आपकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। ये आप खुद है, अगर नॉर्मल हमने आई देखा हो, ये ऊपर है अपर जोन, अपर जोन की तरफ है, ये लोअर जोन की तरफ है। ऐसे देखा जाए तो हम कैपिटल अल्फाबेट्स को जोन्स में डिवाइड नहीं करते हैं, बट ये पीपीआई है। ऊपर की तरफ इंटेलिजेंस आ रहा है, नीचे की तरफ एक्शन आ रहा है। ये आपकी मदर को डिनोट करेगा और ये आपके फादर को डिनोट करेगा, ठीक है। और ये जो स्टेम है ये आप खुद है। तो बहुत सारे वेरिएशंस है, कोई ऊपर के हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार, ऊपर ऊपर क्रॉस में हॉरिजॉन्टल नहीं डालता है, सीधा आई लिखता है। कोई ऊपर की तरफ लूप बनाता है ऐसे, कोई ऐसे वेवी कर देता है ना। कोई ये ऊपर की तरफ ऐसे कर्व कर देता है, नीचे की तरफ स्ट्रेट होता है। कोई ऊपर की तरफ ऐसे स्लैंट कर देता है, नीचे स्ट्रेट होता है। ऐसे करके आई के ही बहुत सारे टाइप्स है। तो आपका पीपीआई कैसा है, ये आपने सैंपल में 2 पेजेस का जो सैंपल है उसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं अपने बारे में आई, तो वो आप लिखेंगे। अब ये ट्रेट मेथड का आप डालेंगे ट्रेट, ट्रेट एनालिसिस, और उसमें रिपोर्ट मेकिंग में आप डालेंगे पीपीआई हेडिंग। और आपका पीपीआई आई कैसे लिखते हैं वो आप उसमें लिख देंगे। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो स्ट्रेट आई लिखता है, ऊपर कोई भी बार नहीं है, दैट पर्सन इज इंडिपेंडेंट, वो अपने मम्मी और पापा का सपोर्ट नहीं ले रहा है, ठीक है। नाउ दिस वन, लूप क्या हमने बोला, फेमिनाइन है। और लूप आइडियाज का भी होता है, लूप इंटेलिजेंस का भी होता है। ऊपर में लूप बना, मदर इज इंटेलिजेंट, ठीक है। ऐसे हम इसको डिकोड करते हैं। सपोज ये है, ये जो कर्व होता है नीचे की तरफ, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्रूवमेंट कर्व। अगर कोई ये कर्व बनाता है, द पर्सन इज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू इम्प्रूव, तो ये मदर वाला है। तो मदर, ये पर्सन की मदर ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए या फैमिली को इन्होंने एफर्ट ज्यादा लिया, या लेती हैं भी बोल सकते हैं, अगर है तो। स्ट्रेट है। अच्छा, अब ये आई है, बट ये टच नहीं हो रहा है, टच नहीं हो रहा है, मीन्स फादर एंड मदर का सपोर्ट अवेलेबल है लेकिन पर्सन ले नहीं रहा है। देन ये वाला जो हो जाता है ना, ये ऊपर की तरफ कर्व आ जाता है, तो वो एक्सक्यूज बताता है, दिस इज एक्सक्यूज। तो फादर ने कहीं ना कहीं उनका काम या एक्शन में एक्सक्यूज दिया है, ठीक है। ऐसे करके डिकोड करेंगे। तो बहुत सारे टाइप्स है आई, हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आपका रिपोर्ट मेकिंग में जो आई आएगा उसको हम प्रैक्टिकल में डिकोड करके बताएंगे उसका क्या मीनिंग है। आप अपनी अपनी पर्सनालिटी को क्या आई है, कैसा है, आप सब डिकोड कर पाएंगे। तो ये कर्व को समझना है, ऊपर की तरफ से है अम्ब्रेला की तरह, तो वो इम्प्रूवमेंट है। नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, एक्सक्यूज है। टच नहीं हो रहा है, मतलब सपोर्ट अवेलेबल है, नहीं ले रहे हैं। एंड दूसरा ये होता है कि टच किया, ये कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है, कट कर रहा है, अगर नीचे से है ना थोड़ा सा भी कट इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ मदर, अगर ऊपर है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कॉन्फ्लिक्ट विथ फादर, ठीक है।
तो ये है पर्सनल प्रोनाउन आई, जो आपके खुद के पर्सनालिटी के बारे में बताता है। ये भी आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट में। पीपीआई, आपका जो पीपीआई किस तरह से आप लिखते हैं वो आप वहां पे लिख दीजिए। देन सेकंड इंपॉर्टेंट अल्फाबेट इज योर स्मॉल टी। अब स्मॉल टी में जो स्टेम होता है वो होता है योर गोल, योर प्लानिंग। एंड जो ऊपर का क्रॉस बार होता है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर गोल, एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये भी आप वो सेम कंसिडर करेंगे। अगर ये ऐसा है तो गोल को लेके कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, उसके एग्जीक्यूशन को लेके इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये अगर ऐसे हो जा रहा है तो गोल्स या प्लानिंग को लेके एक्सक्यूजेस। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये बेस लाइन, ये वाला फोर्थ वन, बेस लाइन जैसा हमने देखा था ऊपर की तरफ जा रहा है, एंथुसियास्टिक, हैप्पी, एक्साइटेड। तो ये अपने गोल के इम्प्लीमेंटेशन को लेके हैप्पी है, एंथुसियास्टिक है, एक्साइटेड है। अगर ये नीचे की तरफ जाता है दैट मीन्स ये डोमिनेंट क्वालिटी बताता है। ये अपने गोल के इम्प्लीमेंटेशन को लेके डोमिनेंट है, डोमिनेट करते हैं ये कहीं ना कहीं, ठीक है। और टी का जो नीचे स्टेम आता है वो अगर स्ट्रेट है, ये वाला पोर्शन स्ट्रेट है, इसमें जो कर्व होना चाहिए राइट की तरफ वो नहीं है, दिस वन, सिक्स्थ वन, ठीक है। तो इसका मतलब है द पर्सन इज ब्लंट, वो स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेंगे, सॉफ्ट बात नहीं करेंगे, जो है वैसा ही बोल देंगे। किसी को अच्छा लगे तो अच्छा लगे, बुरा लगे तो बुरा लगे, ठीक है। ब्लंट, ब्लंट क्वालिटी दर्शाता है। क्योंकि ये टी मिडिल जोन तक ही आ रहा है ना, तो ये कम्युनिकेशन का ही है, ये मिडिल जोन तक ही आ रहा है। मिडिल जोन में कर्व नहीं है, सॉफ्ट कर्व नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन में सॉफ्टनेस मिसिंग है, हार्श, हार्श नहीं बोलेंगे बट स्ट्रेट टू द पॉइंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाबेट है, और हमने इसका पहले ही देखा है कि इसका क्रॉस बार कहाँ होना चाहिए। आपके गोल जितने हाई है, अच्छा, सिक्स, ओके, so you are straightforward and you do not mind talking to anybody bluntly, ठीक है। so you can relate कितना सही है क्या है। also find the, हाँ, also find the percentage in your handwriting। मैंने हमेशा बोला है कितना सैंपल में कितना परसेंटेज आपको वो ट्रेट नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें डाइल्यूट भी होता है। मंडे को मैं एक बार प्रिंसिपल भी बता दूंगी, क्योंकि यू विल बी एनालाइजिंग हैंडराइटिंग, किसी को क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा एक प्रिंसिपल्स है, 5 प्रिंसिपल्स है ग्राफोलॉजी के, थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूंगी। उसको कीप अपने माइंड में ध्यान में रखते हुए फिर किसी को कुछ अगर बोलना है तो बोलना है। तो ये एक डाइल्यूशन का प्रिंसिपल होता है कि अगर एक ही ट्रेट कई बार कंसिस्टेंट नहीं है, उसमें मिक्सचर आ रहा है कोई और ट्रेट का, आई अगर लिखा हुआ है, कहीं पे ऐसा आई है, कहीं पे दूसरे तरह का भी आई है, तो ज्यादा परसेंटेज किसका है वो कंसिडर करेंगे। और ज्यादा, अगर कोई 2-3 बार ही है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर बहुत बार है या 50-50 है तो दोनों ट्रेड को कंसिडर करेंगे, 60-40, 50-50 ऐसा। तो दो हमने ट्रेड में देखा अभी तक, पीपीआई एंड टी। टी का जो क्रॉस बार है, अगर वो आप जितना ऊपर लेके जाएंगे, इसके बहुत सारे हैं, देखिए अभी ये टी हो गया, मैं एक और बता देती हूँ, ये टी है, ये हो गया पास्ट, दिस साइड इज पास्ट, दिस साइड इज फ्यूचर, एंड दिस इज प्रेजेंट, ओके। तो अगर कोई क्रॉस बार इधर लगा रहा है, नॉट विथ रियलिटी, प्रेजेंट से नहीं, द पर्सन इज इम्पल्सिव, इम्पल्सिव हो रहा है, ठीक है। तो ये लोग कई बार गलती में डिसीजन ले लेते हैं, गलती में काम कर देते हैं, है ना, इम्पल्सिव होके काम कर देते हैं। और जो प्रॉपर लेफ्ट से लेकर राइट तक जा रहा है,
वो अपने पास्ट के आइडियाज को प्रेजेंट से रिलेट करके फ्यूचर की तरफ बैलेंस वे में आगे बढ़ रहा है फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो दिस इज वेरी गुड ट्रेड। कोई भी चीज एक्सेस होता है तो ऑपोजिट इज द ट्रूथ, प्रिंसिपल ऑफ एग्जैजरेशन। तो अगर कोई टी ऐसे लिखता है, ठीक है, या ऐसे भी है, तो ये क्या हो गया, एग्जैजरेशन। मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहे हैं, हाइडिंग टेंडेंसी, इतना लंबा अगर क्रॉस बार है। ठीक है, तो ऐसे हम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिलेट करते हैं। अगर राइट की तरफ है तो ऐसा, और अगर इधर ही है, ये कर टच भी नहीं कर रहा है ना उसको फ्यूचर में लेके जा रहा है, दैट मीन्स पास्ट में ही वो अटका हुआ है, पास्ट के आइडियाज में ही स्टक है, इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स फ्यूचर। अब आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लेफ्ट राइट ये सारा अभी पता चल गया। अब ऐसे ही डिकोड करना है सबको, जोन को कंसिडर करना है, देन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को कंसिडर करना है, एंड सिमिलर वे में आपको एक एक चीज डिकोड करना है। टी इज फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, गोल का गोल सेटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गोल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। स्पीड ठीक है मेरा? थम्स अप या थम्स डाउन करके बता दीजिए, है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अल्फाबेट इज एम। ठीक है, तो एम में स्मॉल एम की ही बात कर रही हूँ, लेकिन कहीं कहीं कैपिटल में भी आप देखेंगे कि ये एक एंगल बन रहा है, और ये कभी कभी ये एंगल हाफ में बन रहा है, मिडिल जोन तक ही बन रहा है, नीचे तक नहीं आ रहा है। वैसे हम इसको मिडिल जोन अपर जोन डिकोड नहीं कर रहे हैं, फिर मैं एक प्रॉपर एक ट्रेट एक अल्फाबेट का बता रही हूँ, लेकिन जब वो वर्ड में हम लिखते हैं तब उसको कंसिडर नहीं करते हैं, अपर जोन लोअर जोन मिडिल जोन। अगर पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है तो पूरा वो मिडिल जोन ही होता है। अभी एम है, जैसे कि स्मॉल एम, ठीक है, ये इधर की तरफ झुका हुआ है, ये है पास्ट, और ये क्योंकि ऊपर से आ रहा है तो ये दिस इज रिलेटेड टू मदर, और ये झुका हुआ है, मदर इज प्राउड ऑफ एकेडमिक्स। ये जिसके भी पर्सन की राइटिंग में ऐसे झुका हुआ है एम, मतलब इनकी मम्मी और ये खुद भी अपने एकेडमिक्स को लेके, अपने अचीवमेंट्स को लेके प्राउड फील करते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर ये एम है, ये ऐसे बीच में कर्व आ जा रहा है, ठीक है ना, एनालिटिकल नहीं है, ये सॉफ्ट स्पोकन है, तो दिस इज कॉल्ड एज काउंसलर एम। जो अच्छे होते हैं काउंसलिंग में, जिनको लोग अपना बात बता सकते हैं और वो सुनते हैं, उनका एम जनरली ऐसा होता है, काउंसलर एम, दिस वन फोर्थ वन। एंड दीज टू आर एनालिटिकल, वन एंड टू आर एनालिटिकल एम। एनालिटिकल एम मीन्स शार्प एट डिसीजन मेकिंग, एम का मतलब होता है डिसीजन। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए अल्फाबेट एम देखते हैं। अगर एनालिटिकल है, शार्प है, तो शार्प एट मेकिंग डिसीजंस। और ये कर्व आ गया काउंसलर वाला, तो ये लोग बातें ज्यादा सुनेंगे करेंगे, डिसीजन लेने में थोड़े सॉफ्ट है। मिक्स है तो आप बता, मतलब दोनों कैटेगरी लिख दीजिए, कौन सा है और कितना परसेंटेज दिख रहा है आपको ओवरऑल, है ना, वो लिख दीजिए। सिमिलरली जो ये काउंसलर एम होता है ना, इन लोग कई बार जल्दी से बातों में भी आ जाते हैं, कोई अगर पैसे मांग रहा है तो ये काउंसलर होते हैं, मतलब सुनते हैं, दूसरों को सुनते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, ये सब सुनते हैं, तो कई बार ये डिसीजन मेकिंग में इनका अच्छा नहीं होता है, तो ये कई बार पैसे दे देते हैं। ये वाले पूरा नीचे तक आ रहा है ये एंगल, ये एनालिटिकल होते हैं, ये डिसीजन मेकिंग फास्ट करते हैं और राइट डिसीजन लेते हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर, अभी जिसका भी कैसा भी ट्रेट हो, चेंज नहीं करना, वी विल सी इफ इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, किसी का एम ऐसा होता है स्ट्रेट, है ना, इसे कहते हैं एंटीना एम, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, तो ये सबकॉन्शियस सुपर सबकॉन्शियस यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट अच्छा कर लेते हैं। लेकिन चेंज नहीं करना, आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है वो देखेंगे, बाकी के ट्रेड्स भी देखेंगे।
तो ये ऊपर की तरफ डायरेक्ट टॉप की तरफ जा रहा है, एंटीना की तरफ। ठीक है, तो ये एम हो गया। अभी ये मैकडोनल्ड वाला एम है ना, इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाला, क्या हो रहा है, हम्प की तरह बन रहा है। उसी तरह किसी भी चीज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अभी ये एम है, फर्स्ट वाला बड़ा है, सेकंड वाला हम छोटा है। फिर एक कैटेगरी आएगा, फर्स्ट वाला हम छोटा है, सेकंड वाला हम बड़ा है। दोनों को वैसे ही हम एनालाइज करेंगे कि शुरू में इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टाइम में इनिशियली ये ज्यादा सोच के फिर डिसीजन लेते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, तो इसको डिप्लोमेटिक एम भी कहते हैं। डिप्लोमेटिक क्या होता है, हर तरफ हर पहलू देख के समझ के उसके बाद मैनिपुलेट करके भी बात करते हैं ना, कि किसी को हर्ट ना हो। तो इसको डिप्लोमेटिक एम भी बोलते हैं, जो हम्प बड़ा होता है सेकंड वाला। फर्स्ट वाला भी होता है, सेकंड वाला भी होता है, तो डिपेंड करता है कौन सा सिचुएशन। इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आपका इनमें से कुछ हो सकता था, और भी बहुत सारे टाइप्स है। तो हमने देखा पीपीआई, हमने देखा टी, स्मॉल टी, और अभी हमने देखा एम, इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाला एम देखा। और इट इज ऑल अबाउट टेकिंग डिसीशन, डिसीजन मेकिंग वाला एम। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, लूप्स। लूप्स जहाँ होते हैं, लूप्स मतलब आइडिया। अपर जोन के लिए हम एल, बी, एच को ज्यादा कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो जब एल, बी, एच में लूप होता है, ये एल में लूप है, ये बी में लूप है, ये एच में लूप है, तो इनके पास आइडियाज बहुत होते हैं। ठीक है, आइडियाज बहुत होते हैं, ऑप्शंस बहुत होते हैं। सिमिलरली टी का हमने नहीं देखा, टी में अगर लूप है ना, तो प्लानिंग गोल को लेके बहुत सारे आइडियाज उनको होते हैं। और जिसका प्रिंट होता है, मतलब ऊपर से स्ट्रेट आ रहा है, वो एक ही आइडिया, एक ही थॉट को लेके चलते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लूप अगर जितना ज्यादा बड़ा है, उतना ज्यादा आइडियाज, तो उतना ज्यादा कंफ्यूजन, तो इनके रिजल्ट एवरेज। जो एक लेके चल रहा है वो एक ही टाइप का काम कर रहा है, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो, उसको और कोई ऑप्शन चाहिए ही नहीं, वो उसी को कंटिन्यू कर रहा है। ये आइडियाज को जनरेट करेगा ऊपर वाला, अगर लूप है तो। अब उसको मोनोटोनस काम है, कोई आइडिया की जरूरत ही नहीं है, चल रहा है, इंटेलिजेंस का कोई जरूरत ही नहीं है, आइडियाज की जरूरत नहीं है बेसिकली, है ना। तो ऐसे हम करेंगे। और कोई भी चीज जो एक्सेस है वो एक्सैजरेशन। अगर कोई बहुत ज्यादा एल में लूप बनाता है, बहुत ज्यादा बी में लूप बनाता है, बहुत ज्यादा एच में लूप बनाता है, मतलब वो शो ऑफ करते हैं कि मेरे पास बहुत आइडियाज है, मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, मैं बहुत ये करता हूँ, लेकिन ऑपोजिट इज द ट्रूथ। ठीक है, अभी हम ये नहीं देख रहे कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। सबकी पर्सनालिटी यूनिक है, सबके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा हो सकता है, जो चीज अच्छा नहीं होता है वो हमको पता चलता है, तो फिर हम उस पे काम करते हैं। लेकिन अभी ये अच्छा है या ये बुरा है, इसको कंक्लूजन पे नहीं आना। अपर जोन हमने देखा एल, बी, एच, तो आप उसमें लिख लीजिए अपर जोन। अपर जोन के अल्फाबेट्स में आपके एल, बी, एच में कैसा बन रहा है, एल, बी या एच। ठीक है, रिपोर्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट लोअर जोन देखते हैं हम। लोअर जोन अगेन जी, जे, वाई, जेड। तो अगर मैं जी बनाती हूँ, ठीक है, सपोज एक ही मैं बता रही हूँ, जी बता रही हूँ, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जी को यहाँ पे, यहाँ तक गया, ऊपर मिडिल जोन में नहीं आया। देन कुछ लोगों का छोटा है लोअर जोन, कुछ लोगों का लूप छोटा है, कुछ लोगों का लूप बड़ा है, कुछ लोगों का लूप एक्सेस बड़ा है, एग्जैजरेशन, या तो हाइट में नीचे डेप्थ में ज्यादा जा रहा है, कुछ लोगों का रिट्रेस्ड है ना। तो ये ट्रस्ट फैक्टर को भी डिनोट करता है। तो जितना कम लूप है, उतना कम ट्रस्ट है दूसरों पे। एवरेज है तो
ट्रस्ट भी अच्छा है। एग्जैजरेटेड है तो ऑपोजिट इज द ट्रुथ। ये लूप क्लोज नहीं हो रहा है, वहां तक नहीं जा रहा है, दैट मीन्स पास्ट की चीजों में अटके हुए हैं। ठीक है। अब इसका कर्व कैसे जा रहा है वो देखेंगे कि किस तरीके का स्टक स्टेट है। लेकिन अभी के लिए तो पास्ट में है, क्योंकि ये पास्ट को क्लोज करके ये प्रेजेंट में नहीं आ रहे हैं मिडिल जोन में। कुछ लोगों का लूप बनता ही नहीं है, सीधा स्ट्रेट होता है वाई में ऐसे। तो दीज पीपल डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी, एटलीस्ट रिलेटेड टू फिनेंशियल मैटर्स एंड अदर लोअर जोन एक्टिविटीज। तो लोअर जोन में भी आपका जी जे वाई जेड कैसा बनता है वो आप कैटेगरी लिख लेंगे। वेदर इट इज स्मॉल लूप, मतलब आप वहां पे बना लीजिए और नोट भी कर लीजिए आपका जो लूप है वो कैसा बन रहा है। अब आप बना लीजिए क्योंकि रिपोर्ट तो मेरे साथ शेयर करेंगे। तो ये लोअर जोन का हो गया। जी वाई जे भी ऐसे ही है सिमिलर, एंड जेड भी अगर कोई नीचे लूप बनाता है अगर, तो जेड का भी लूप का कंसिडरेट ऐसे ही हम करेंगे। तो अपर जोन का देख लिया हमने स्ट्रेट है या लूप है, लोअर जोन का देख लिया हमने लूप है तो कितना क्लोज्ड है कितना ओपन है, और स्ट्रेट है या स्टक है। मिडिल जोन में हमने ऑलरेडी नेगेटिव स्टेट में स्टिंगर देखा है। उसके अलावा हर स्मॉल अल्फाबेट जो अपर जोन अल्फाबेट है या लोअर जोन अल्फाबेट है, वो कहीं ना कहीं मिडिल जोन में फॉल होता ही है। वो है। तो इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है अभी, तो इसको आप ज्यादा फोकस मत कीजिए। किसी का इलोंगेटेड हो जाता है, किसी का स्ट्रेच्ड हो जाता है, किसी का टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, किसी का वो स्टिंगर और वो सभी बनता है। तो इसको हम उतना ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका कोई पैरामीटर नहीं है आपको उतना देखने का, ये बस एक ही चीज है। ए भी ऐसे ही है, वैसे बहुत स्टडी है ए में। इलोंगेटेड है, किसी का पूरा ओवल ए है, किसी का स्ट्रेच्ड ए है, ऐसे है ना। तो उसके एनालिसिस फिर डिफरेंट हो जाता है। तो ए आपको लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं ए ओ मिडिल जोन के अल्फाबेट। अभी एक और इम्पोर्टेंट अल्फाबेट है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, ई। ठीक है। ई हमारे ईयर का शेप का होता है, और ये जो लूप है ये इम्पोर्टेंट है। अगर किसी की हैंडराइटिंग में ये ई क्लोज्ड है, खुला हुआ नहीं है, क्लोज्ड है, तो उसको स्टमक रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दे रही हूँ। और अगर ये ए ई इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो ये लोग जल्दी से आपकी बातों में अग्री नहीं करेंगे, डिसअग्री करेंगे। अगर ऐसा सैंपल आपके पास में किसी का है ऐसा सैंपल आपके पास में किसी का है, अगर आप उनको कोई एक बात बोलेंगे तो जरूरी नहीं वो अग्री करेंगे, क्वेश्चन करेंगे या अपना पक्ष रखेंगे, बट दे विल नॉट अग्री इमिडिएटली। ठीक है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट होके इस तरफ आ जा रहा है। सिमिलरली बहुत सारे ई होते हैं, ऐसे घुमा हुआ जिलेबी की तरह ई होता है, वो लोग सुनना ही नहीं चाहते किसी को, हाइड कर रहे हैं, उन ऐसे शो कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, बट उनके कान में कुछ जा ही नहीं रहा है, सुन के अनसुना कर देना। ऐसे बहुत टाइप्स है। तो बस ये देख लीजिए कि ई है, क्लोज्ड है, और आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज है, स्क्वीज है, ऐसे है। ठीक है, बिल्कुल लूप अच्छे से क्लियर बना हुआ नहीं है और आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज है, तो इसको अच्छे से खोल के आप प्रैक्टिस करिए, तो आपको वो चैलेंज ठीक हो जाएगा। देन आई के भी, स्मॉल आई के भी बहुत सारे टाइप्स है, बट इट इज सिमिलर टू टी। जैसे टी में हम क्रॉस बार देते हैं, स्मॉल आई में हम डॉट देते हैं। ठीक है। तो डॉट कहाँ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एनालिसिस क्या है। अगर डॉट आपका बिल्कुल आई के ऊपर है तो ये रियलिस्टिक गोल है इनके। अगर यहाँ है अनरियलिस्टिक इम्पल्सिव, तो ऐसे वाले क्या करते हैं, प्रेजेंट से पहले ही फ्यूचर में चले जाते हैं। तो इनका डिटेक्टिव आई होगा, ये सबको देखेंगे, पार्टी में अगर ऐसे कोई है तो वो सबको देखेंगे कौन क्या कर रहा है क्या पहना है। ठीक है।
और आई के ऊपर ये सर्कल एकदम ड्रॉ कर देते हैं, कोई स्टार बना देते हैं, कोई इधर पे बहुत ज्यादा हार्ट बना देते हैं, कुछ कुछ बना देते हैं। ये लोग अटेंशन सीकिंग टेंडेंसीज वाले होते हैं, इनको अटेंशन चाहिए होता है। ये चाइल्डिश भी होते हैं, चाइल्डिश इन नेचर। चाइल्डिश का मतलब वो बच्चों के साथ अच्छे से खेल सकते हैं। अगर ये, हाँ ऐसा देखेंगे आप तो उनको अटेंशन चाहिए होता है। क्रिएटिव भी बहुत होते हैं। और आई में अगर डॉट बनाने के लिए जाते हैं बट वो ठीक से बन नहीं पाता है, ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो ये हाइडिंग हो जाता है, टेंट की तरह बन रहा है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स को छुपाते हैं। अगर आई में बहुत ऊपर की तरफ डॉट है तो ये लोग अनरियलिस्टिक होते हैं, अपर जोन में चला गया पूरा का पूरा। सिमिलर इज द केस विथ स्मॉल टी। अगर इनका क्रॉस बार टच ही नहीं हो रहा है, अनरियलिस्टिक गोल्स, इनके ऐसे ऐसे गोल्स रहेंगे जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, अनरियल। और टी का क्रॉस बार जितना ऊपर जाता है उतना आपके गोल्स बड़े होते हैं, उतना आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो अगर आप ऊपर कर रहे हैं आपके टी का क्रॉस बार, तो आप ये देखिए कि आपको धीरे धीरे कितना आप अचीव कर सकते हैं, कितना आपकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से आपको ऊपर रेस करना है। इमीडिएटली किसी का टी बार अगर ये नीचे में आता है, यहाँ पे आ रहा है, और सडनली उन्होंने चालू कर दिया ऊपर डालना, तो सडनली उनका माइंडसेट हो गया शिफ्ट, सडनली उनके गोल्स हो गए हाई, सडनली उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, गोल्स बड़े हो गए अचानक से। तो गोल्स बड़े हो गए तो क्रॉस बार तो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन भी हाई होने लगेगा। तो इमीडिएटली अगर होगा तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। धीरे धीरे करके करेंगे, मतलब धीरे धीरे आप अपने गोल्स को, लेवल को बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे अचीव करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे। ठीक है। एस भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एस का मीनिंग मैं बता देती हूँ। एस इज अ लेटर ऑफ कंपैशन। ठीक है। तो क्या होता है, ये दो सी मिलके बनता है ना। तो ये स्मूथ कर्व होता है एस। लेकिन ये ये होता है हमारा स्पीकिंग, जो हम बोलते हैं, और ये हमारा होता है एक्शन, जो हम करते हैं। कोई अगर एस को ऐसे लिख रहा है तो यहाँ पे एक एंगल की तरह बन रहा है, मतलब उनको बोलने में तकलीफ होती है लेकिन वो करते हैं। कोई बहुत बात कर रहा है लेकिन यहाँ पे ऐसे है, बात बहुत करेंगे लेकिन उसी बात को जब इम्प्लीमेंट करना होगा एक्शन में, तो वहां पे उनका एक्शन कम होगा। ठीक है। एस में भी क्लॉ बनता है, एस में भी किसी किसी का क्लॉ बनता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्लॉ इज नॉट गुड। अभी जहां पे एंगल बन रहा है वहां पे स्ट्रेस है, ये बोलने में और ये करने में। ठीक है। दिस इज द लेटर ऑफ कंपैशन। कितना सिंपति आप रखते हैं किसी के साथ, बच्चों के साथ या किसी के साथ, कि क्या बोलते हैं, कैसे एक्ट करते हैं। ये सलमान खान के सिग्नेचर में था क्लॉ, उसका एनालिसिस है, बहुत क्लियर क्लॉ नहीं था। बता, क्लॉ का मतलब क्या है, कोई भी लाइन या कोई भी कर्व ऊपर से नीचे आ रहा है और एक्यूट एंगल बना रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, तो ये कर्व आ रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, सॉफ्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये चीटिंग टेंडेंसीज जैसे है कि सलमान खान के उसमें था तो चीटिंग काफी हुए ना, वैसे होता है। और ऐसे अगर कट हो रहा है तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लेते हैं। ठीक है। अगर कोई काम फैमिली में कुछ कोई नहीं कर रहा है तो सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी नहीं कर रहा है वो अपने ऊपर ले लेंगे। ठीक है, मैं करूंगा या मैं करूंगी। ओके, दिस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी एस। तो एस इज अ लेटर ऑफ कंपैशन।
एम और एन का एनालिसिस सेम होगा, जो उसका एंटीना है, कर्व है या फिर स्ट्रेट है, या उसका हम्प बड़ा है छोटा है, एन और एम का बराबर एनालिसिस वैसे ही होता है। ए आपका ओ में एक स्टेम आ जाता है तो वो हाउस को डिनोट डिनोट करता है। एल बी एच आपके अपर जोन आइडियाज वाले अल्फाबेट्स है। हाँ, ये जो अपर जोन वाले अल्फाबेट्स एल बी एच है, वो आइडियाज आपके डिनोट करते हैं, आपके आइडियाज कैसे हैं, आपका इंटेलेक्ट कितना है। नीचे से कट कर दे, नीचे से कट कैसा आपका है क्या? नीचे से कट कैसा? ये ना, ऐसा ना? अच्छा, ये वाला। हाँ, ये एक डिफरेंट कैटेगरी है, ऐसा ना? इनके फैमिली में फिनेंस से रिलेटेड लोग काम में होते हैं, या तो बैंक में, या तो कोई इंटरेस्ट वाला बिजनेस, या तो कुछ इस तरीके का। ये ऐसा वाला एस है। ठीक है। के और आर भी बता देती हूँ, चलिए, है ना? के होता है लेटर फॉर रोमांस। ठीक है। आर भी सिमिलर ही है के की तरह। जहां पे लूप आ गया वहां इंटेलिजेंस। अगर लूप आ जाता है तो दे हैव आइडियाज फॉर रोमांस। और जैसे ये पीछे की तरफ चला गया, मतलब रोमांस वॉज इज समथिंग दैट इज पास्ट रिलेटेड थिंग। पास्ट में वो सोचते हैं, जैसे किसी की जिनको शादी करने की इच्छा नहीं है, वो सोचते हैं अब तो एज हो गया, अभी क्या, ये तो पास्ट रिलेटेड थिंग हो गया, तो उनकी राइटिंग में आप देखेंगे पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है। कोई भी चीज जो मिडिल जोन में होना चाहिए और वो लोअर जोन में जा रहा है, तो दिस इज नॉट गुड। मतलब नॉट गुड मतलब ऐसे नॉर्मल के लिए, लेकिन जो फोटोग्राफर्स होते हैं और ऐसे प्रोफेशन में होते हैं, जो विजुअलाइज कर लेते हैं बहुत सारी चीजें, उनको आर्ट विजुअलाइज करना होता है ना? जो कैमरामैन होते हैं उनको भी करना होता है, कोई सीन चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है, तो वो लोग इमेजिनेशन में अगर अच्छे हैं तो उनका ये जाता है नीचे की तरफ। आर हो गया, के हो गया, देन स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होता है? ये भी परफॉर्मिंग आर्ट्स का आर है। परफॉर्मिंग आर्ट्स, आपको कोई हॉबी, किसी में इंटरेस्ट रहा होगा तो उसको लेके आइडियाज भी आपके हैं, और आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में, ये वाला आर आता है ना उल्टा, जब आ जाता है ना आर, आर जब उल्टा हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपको बचपन में किसी चीज में इंटरेस्ट था, डांस में, म्यूजिक में, पेंटिंग्स में, फोटोग्राफी में, परफॉर्मिंग आर्ट्स का आपको ड्रामा में इंटरेस्ट था, बट ये चीज पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए आपका आर उल्टा हो गया। ठीक है। दिस वन, तो यू कैन रिलेट, आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स में कुछ इंटरेस्ट था इन चाइल्डहुड, एंड होता है कई बार कि म्यूजिक में इंटरेस्ट था बट समहाउ कुड नॉट परसू म्यूजिक क्लासेस, नहीं ले पाए, या फिर वो रह गई इच्छा अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो फिर भी आर ऐसा हो जाता है। ठीक है। आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, जी जे वाई जेड हो गया। अभी आपको कुछ इसमें से ट्रेट में पूछना है, क्योंकि ऑलमोस्ट अल्फाबेट्स हमने बेसिक लेवल पे काफी कवर कर लिए। ई हो गया। मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ। हाँ, आप अपने से अनम्यूट कर पाएंगे, अभी देख लीजिए जिसको बात करना है। अच्छा, एफ नहीं आज तो बताया। निशा जी आज तो निशा जी टॉप वाला माला घुमा दिया आपने सारा। तो अजय जी बात कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ, बोलिए अजय जी। मैं कह रहा हूँ मैडम, आज तो आपने ना टॉप वाला माला घुमा दिया बिल्कुल। अच्छा, आप आपने रिलेट कर बहुत पा बढ़िया। रहे हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। ओके, ग्रेट। तो रिपोर्ट में आप जो जो आप आज की रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, सैटरडे संडे है, फिर ये रिपोर्ट तैयार करेंगे। पहले तो मैं, हाँ, और कुछ बोलना है सर? नहीं कह रहा था, पहले तो आज के लेसन के नोट्स बनाने पड़ेंगे तब जाके टैली होगा। हम्म। क्योंकि बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं।
नमस्ते दीदी। नमस्ते जगन जी, बोलिए। हाँ, मैंने एक आपको फोटो भेजा है, इसमें देखिए, जूम में है। वो किस हम्म। प्रकार का है? मैं ऐसे लिखता हूँ यार। आपके सैंपल में जो होगा ना? हाँ वो है, ये मैसेज में मैंने देखा दिया है। हाँ, डाउनलोड हो रहा है। आपने अपना सैंपल डाल दिया है क्या? हाँ, मैंने ये अभी लिख करके दिया। हाँ, तो ये आप अपने रिपोर्ट में लिखिए ना। नहीं, मैं बोल रहा था दीदी कि ये किस प्रकार का आ रहा है। ये मेरे में डाउनलोड नहीं हो रहा है, बहुत सारे एप्लीकेशंस खुले हैं ना। ओहो। डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है व्हाट्सएप दीदी। में देखने से मैं ज्यादा जल्दी देख पाऊंगी। हाँ, ठीक। आपका अगर कोई भी कुछ भी इसमें से रिलेट नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्या है ना, पूरा का पूरा ओशन है, हम लोग नहीं कवर कर सकते हैं इतने 10 डेज में। तो बहुत सारा तो छूटेगा ही। टी का ही इतना सारा क्रॉस बार होता है, टी का ही इतना वैरायटी है, मैंने बोला ना 45-50 टी है, आई भी इतने हैं। एस के भी बहुत सारे वैरायटीज है, ए के है, ओ के है ना। और सबके अलग अलग मीनिंग है। डाइव करेंगे हम अंदर तो बहुत सारे मीनिंग्स है। तो हम बेसिकली हमको जितना थोड़ा 5 to 10% जितना डिकोड कर पाए उतना हम सीख रहे हैं। उसमें भी मजा आएगा, क्योंकि ओवरऑल बहुत कुछ पता चल रहा है, हर एक चीज को रिलेट करेंगे आप ना, पता चलेगा। भेजा है क्या आपने जगन जी? निशा जी, इतना टफ लग रहा है ना कि जब पहली बार अल्फाबेट सीखे थे ना तब भी इतना टफ नहीं लग रहा था जितना अभी लग रहा है। इतना सर घूम रहा है। नहीं, तो आपको वैसे ही देखना है ना, आपको जो नहीं आता है उस पे आपको कंसंट्रेट नहीं करना है। आपको जो आप सीख गए हैं उसको एंजॉय करिए। राइट अ बुक ऑन दिस। अब बुक ऑलरेडी मार्केट में है, कोई पढ़ता नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है ना। मैंने खुद आज तक एक भी बुक नहीं पढ़ी, क्योंकि ये जब हम हैंड राइटिंग एनालिसिस करते हैं, उनसे बात करते हैं, वहां से ही फीडबैक आ जाता है। हाँ, ये दिस इज ट्रू। और जो नहीं होता है फिर हम उसको डिकोड करते हैं कि कहाँ से डाइल्यूट हो गया। नहीं नहीं, मेरे को कोई बुक नहीं पता है मार्केट में, बट मैं एक दो बार थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश की थी, तो उनका कॉन्सेप्ट जो था वो प्रैक्टिकल से मैच नहीं होता। देख, मैं एक सच्ची बात बताती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद बताऊंगी रिकॉर्ड बुक के बारे में, ठीक है? रिकॉर्डिंग के ऑफ करेंगे ना, तब मैं बुक के बारे में बताऊंगी। बुक नहीं पढ़ना चाहिए ऐसे, जब आप बेसिक लेवल पे है ना। ये जो है, आप देखो, प्रैक्टिकल लर्निंग है। अब आप इसके बारे में थियरी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप बुक लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रिंट रहेगा, कुछ ना कुछ आपको ये रहेगा। तो वो आप बस एक नॉलेज कंज्यूम करेंगे, लेकिन उसको किसी फ्रेश एनालिसिस में, उसको एनालिसिस करके, किसी से बात करके, उसको बता के ये आप प्रैक्टिकली उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे कि हाँ, ये ऐसे मैंने जो पढ़ा है वो सच में कहीं ना कहीं मैंने किसी के लाइफ में होते देखा है। तो वो कहीं ना कहीं हाफ नॉलेज आपके साथ रह जाएगा। फिर क्या होगा, वही आपके माइंड में रहेगा और वो आपको इम्प्लीमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट विथ योर सेल्फ। आपकी हैंडराइटिंग में आप देखिए कि ये सारा ट्रेड कैसा है। प्रैक्टिकल, यही था प्रैक्टिकल जिसमें रिपोर्ट मेकिंग हम बना रहे हैं। थेरेपी जो होगा, दैट विल बी, मतलब आपका पर्सनलाइज्ड सैंपल को जो आप रिपोर्ट बनाएंगे वो मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगी। ऐसे ही हम ग्रुप में आएंगे सपोर्ट सेशन में, और उस सपोर्ट सेशन में आपके जो चैलेंजेस है आप वो बताएंगे, उसको मैं डिकोड करूंगी। अगर आपको आपके लेवल का है, आपको बताने लायक है उस लेवल का, तो मैं आपको डिस्क्लोज करूंगी, नहीं तो मैं जस्ट आपको थोड़े ज्ञान दे के बताऊंगी कि आप इसको चेंज करिए। ठीक है? और मंडे को हम जो मैंने बताया रिकॉर्डिंग में भी वो सेव हो गया है कि हम क्या करने वाले हैं मंडे को, और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं शेयर करने वाले। आर्यन जी, आप तो बिल्कुल कल आए ही नहीं, लगता नाराज है। आपकी हैंडराइटिंग करेंगे, डिकोड करेंगे, आप भी रिपोर्ट बनाइए। मैं एक सैंपल रिपोर्ट भेजूंगी ग्रुप में कल। वो सैंपल रिपोर्ट सबके लिए कॉमन होगा। सब उसके ऊपर काम करिए। मंडे को वो देखेंगे कि आप फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उस रिपोर्ट के बारे में। मैं पूछूंगी लेफ्ट मार्जिन क्या, राइट, आप सब बताएंगे। क्या आप बोल सकते बताएंगे। आप ये नहीं बताएंगे कि लेफ्ट मार्जिन ये है, आप ट्रेट बताएंगे कि पर्सन का बिहेवियर कैसा है, पर्सन का नेचर कैसा है, पर्सन कैसे एक्ट करता है। आप वो बताएंगे कि इनका पास्ट का क्या है, प्रेजेंट का क्या है, ये किस टाइप के। एफ में बता देती हूँ, कोई कह रहा था कि एफ नहीं बताया। हाँ, ये जो तीनों में फॉल होता है वो एफ है। तो एफ इज डिनोटेड बाय बोथ मिडिल जोन, लोअर जोन एंड। तो जो सिर्फ ऊपर से ऐसे एफ लिखता है, उसका ना तो यहाँ पे आइडियाज है, आइडियाज है बट ये लूप बन नहीं रहा है। ठीक है, सॉफ्ट है। तो ये मदर से आता है,
इंटेलिजेंस, आइडियाज, और यहाँ पे एक्शन जो है वो भी कंप्लीट नहीं है फादर का। इम्प्लीमेंटेशन कोई भी चीज मिडिल जोन में ही जाके होता है। तो एफ अगर कोई ऐसे बना रहा है लूप, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, बट लूप अगर बन रहा है, लोअर जोन में भी लूप बन रहा है, एंड देन मिडिल में आके ये हो रहा है, प्लानिंग भी अच्छी है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा है, और वो पूरा हो रहा है। इसका और वैरायटी बता देती हूँ। अगर ये एफ कोई ऐसे लिखता है लेफ्ट की तरफ से आके, ठीक है, तो ये मदर की तरफ से पुश मिला गया है, मदर की तरफ ये ज्यादा इंक्लाइंड रहेंगे काम करने को लेके। बात बात पे कोई भी चीजों के लिए ये अपने पेरेंट्स से, मदर फैमिली से ये सपोर्ट लेंगे। अगर किसी मैरिड वुमेन के इसमें भी आप देखेंगे तो बार बार ये फैमिली की तरफ जाना, उनसे सपोर्ट लेना, उनसे पुश लेना, ये आप ट्रेड देखेंगे। सिमिलरली विथ टी, टी कोई ऐसे लिखता है ना, इधर से ऐसे एंगल बना के लेके आता है, ऐसे लेके आता है, या फिर टी ऐसे बन रहा है, सॉफ्ट कर दिया है ऐसा, तो ये मदर की तरफ से पुश मिला गया है। अगर ये एंगल बन रहा है, मतलब मम्मी बहुत चिल्लाती भी थी काम को खत्म करने के लिए। अगर स्ट्रेस है तो मदर जब स्ट्रेस्ड आउट होती है तभी तो वो चिल्लाएगी, तो उसने बहुत डांट खाया है काम करने के लिए। और सॉफ्ट कर्व अगर बनेगा लेकिन पुश मदर की तरफ से आ रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे हम एक एक इसमें देखते हैं। लेफ्ट मतलब है ना, नीचे से जो आ रहा है लेफ्ट, अगर नीचे का लोअर जोन से अगर लेफ्ट की तरफ से आ रहा है तो वो मदर, वो निशा दीदी प्रोग्राम। नमस्ते। नमस्ते साई जी। मैं एक ये व्हाट्सएप पे पेज भेज रहा हूँ, यानी ग्रुप में भेजूँ क्या? वो ऐप जो लिखा हूँ, चेट वो लाइन रहता है और उसके बाद वो ऐप लिखता हूँ। भेजिए भेजिए। तो वो ये ग्रुप में अभी भेज रहा हूँ, तो वो किस टाइप का है? हाँ भेजिए भेजिए। जगन जी, आप ये आर स्मॉल आर है या कैपिटल आर है? स्मॉल आर है ना? मैं स्मॉल में ही ऐसा लिखता हूँ जी। ठीक है, तो वही है, मैकेनिकल मैं की भी तरह भेजा, मैं ही ग्रुप है, में उल्टा भेज आर है। दिया। वो उल्टा आर है, ठीक है, स्मॉल आर आपका उल्टा है। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला जो मैंने बताया वही है, उसमें बहुत वैरायटी हो जाएगी। देखिए, अगर ये ऐसे जा रहा है ना, सॉफ्ट जा रहा है, सॉफ्ट आ रहा है ना, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स किस टाइप का होगा? किसका है शैलेश जी? म्यूट कर रही हूँ मैं आपको, ठीक है। सॉफ्ट कर्व जा रहा है तो सॉफ्ट टाइप के जो आर्ट्स हो गए, म्यूजिक हो गया, इस तरीके का हो गया। लेकिन वही अगर ये ऐसे होके ऐसे स्ट्रेट आ गया, स्ट्रेट आ गया, तो ये क्या हो गया? मैकेनिकल आर हो गया। तो ये अगर डांस में होगा ये पर्सन, तो ये ब्रेक डांस उस टाइप के, जिसमें लॉकिंग पॉपिंग इस टाइप के इसमें इसको इंटरेस्ट रहा होगा, मैकेनिकल चीजों में, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने में कुछ मैकेनिकल, ठीक है। तो एंगल्स अगर बन रहे हैं या ऐसे हो रहा है तो मैकेनिकल, अभी आपको वही देखना है कि सॉफ्ट कर्व है तो फेमिनाइन, एंड एंगल्स है या लाइंस है तो मैस्कुलाइन। तो जहां पे भी आपको स्ट्रेट दिखेगा, लाइन दिखेगा, एंगल दिखेगा, मैकेनिकल हो जाएगा। और जहां पे भी कर्व होगा वो आपको स्मूथनेस दिखाएगा। तो म्यूजिक में भी वोकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, ये सारे स्मूथ हो गए। डांस में ब्रेक डांस, लॉकिंग पॉपिंग हिप हॉप, ये सारे क्या मैकेनिकल हो गए। इंस्ट्रूमेंट कोई प्ले कर रहा है मैकेनिकल, अब कौन सा टाइप का इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है उसके ऊपर भी, तो वो सारे आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा माइंड। और किसका? साई जी का, ठीक है। ये अभी तो वैसे भी आप रिपोर्ट वेलकम, आप वैसे भी रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें भी आप क्या क्या मैच हो रहा है आपका, वो आप उसमें लिखेंगे क्या ट्रू है, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। मेरा सब स्टेट है। और कभी कभी यानी कि वो जो फॉरवर्ड टाइप का लग रहा है, ए वाई इस टाइप का, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये कैसा है बोल के। नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए तो मैं आप लोगों को कॉमन सैंपल दूंगी ना। जब सारे के सारे कॉमन सैंपल पे काम करेंगे, कॉमन सैंपल डिस्कस करेंगे, तब आपको हाँ, समझ में आएगा कहाँ तक आपने ठीक किया है या कहाँ तक आपको और काम करने की जरूरत है। अपना सैंपल में आप क्या ढूंढेंगे, वो आपका कॉन्फ्लिक्ट करेगा ना, आपका खुद का जो पर्सनालिटी आपको पता है और जो पर्सनालिटी पेपर पे निकल के आया है, कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड आपका इंटरफेयर करेगा।
आप इंटरफेयर करेंगे, क्या मैं ऐसा हूँ, इसमें तो ऐसा बताया गया है, लेकिन क्या मैं ऐसा हूँ, तो आप कॉन्शियस माइंड से उसको जज करेंगे। और कभी हाँ कभी नहीं, सबकॉन्शियस। अभी तक तो हाँ जितना क्लास किया वो यानी कि ज्यादातर ऐसा लग रहा है, जैसे कि मेरा वो जो लेफ्ट साइड से वो जुड़ा हुआ रहता था और फिर वो जो पैराग्राफ लिखते लिखते वो दूर होता जा रहा है, यानी कि फैमिली से अभी दूर हूँ मैं। एक हाँ, दोस्त तो दोस्त के यू यहाँ आर पे रह रहा लुकिंग हूँ। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रूट की से दूर जा रहे हैं, है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो ये ऐसा ही है। तो आप कहीं ना कहीं वर्ड्स कैसे मैच हो रहे हैं, आप कैसे वो वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ उसको परसीव कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं तो वैसे, क्योंकि एक ही चीज को हम 10 तरह से डिनोट करते हैं, हाँ। है ना। तो फिर वो इसलिए हम बताते हैं, जैसे बोलते हैं किसी को रिलेट हो जाता है, किसी को वो चीज रिलेट नहीं होता है, क्योंकि उनका टाइप कुछ और है। हम्म। ठीक है, एफ भी हो गया। अभी आपके नॉलेज में कुछ ऐसा है जो छूट गया? नहीं, ऐप का वो अभी तक वो देखे क्या, वो जो ग्रुप में दिया हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। वो एफ है आपका, मेरे को आर लग रहा हाँ, था। नहीं नहीं नहीं, ये ऐप है। अरे ठीक। ये आर के बड़ा बारे में बात हो अल्फाज। रही थी ना, तो इसलिए। हाँ। हाँ, तो ये आपका ऊपर से नहीं है, आपका वो नीचे से इम्प्लीमेंटेशन है खाली ना। आपका एफ कैसा है ये देखिए। स्मॉल कुछ ऐप नहीं, है कुछ नहीं। ये। आपका आपका ये ऊपर से कुछ नहीं है, नीचे से बस जा रहा है। और ये हम्म। ये इधर भी नहीं जा रहा है, पास में भी नहीं जा रहा है, ऐसे हो रहा है ना। तो मतलब हाँ ये ऊपर का जो आपका जो ये है ना, आइडियाज, नॉलेज, अपर जोन से रिलेटेड चीजें, वो मिसिंग है। आप डायरेक्ट कुछ एक थॉट आया, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके ऊपर हाँ, प्लानिंग ऐसा या होता सोचना है। सोचना नहीं हुआ। और बैक साइड भी नहीं गया है, मतलब आप पास्ट से उसको रिलेट भी नहीं कर रहे हैं। पास्ट के एक्सपीरियंस को ध्यान में बिना रखते हुए एक थॉट आया, बस काम शुरू, फ्यूचर। ना पास्ट की तरफ है, ना ऊपर से प्लानिंग है, ठीक है। हाँ आप पास्ट एक्सपीरियंस को हाँ, देखेंगे भी नहीं ये कि तो पहले बिल्कुल सही है। लास्ट टाइम मैंने किया था तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, वो नहीं देखेंगे आप। सीधा बस एक्ट कर देना है। हाँ ऐसे रिलेट करेंगे आप, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अपर जोन, लोअर जोन, मिडिल जोन, ऐसे आप पूरा उसको करेंगे। तो मैक्सिमम हमने सारा कंप्लीट कर दिया। ठीक है। मंडे ऑनवर्ड्स रिकॉर्डिंग नहीं शेयर किया जाएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। मंडे को हम जो भी करेंगे वो हो सकता है कि 2 आवर्स तक चले, 5 to 7, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग, अच्छा रहेगा, सीखने को है ना। तो मिलेगा। हाँ, आप 5 o'clock आ जाए, हम थोड़ा सा एक एक दो मैं मेडिटेशन भी कराऊंगी, जो कि शॉर्ट है, जो आप अपने खुद से डेली लाइफ में डेली कर पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का मेडिटेशन होता है, जो आप खुद से कर पाएंगे, और उसका क्या इफेक्ट होता है वो मैं बताऊंगी। फिर बहुत सारे थेरेपीज बताऊंगी जो आप तक ही रहेगा। और रिपोर्ट जो मैं सैंपल भेजूंगी उसका भी बना सकते हैं। आपका अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो रिकॉर्डिंग आप बाद में फिर से देखिए, फिर से उस रिपोर्ट को एनालाइज करिए। मैं बुक के बारे में आपको बताती हूँ।